A very good evening to all of you. Welcome to the second session of TOTS. TOTS का हम लोगों ने फर्स्ट सेशन किया और हम लोगों ने उसमें क्या क्या टॉपिक किए उसको एक बार क्विकली हम लोग रिवाइज करते हैं और फिर हम लोग आज का सेशन शुरू करेंगे। हम लोगों ने टॉट्स में शुरुआत की कि टॉट्स एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है इंग्लिश में रॉन्ग। फिर हमने समझा कि टॉट जो है टॉटम वर्ड से आया जो एक लैटिन वर्ड है। फिर हम लोगों ने समझा कि गलत काम को ही टॉट बोलते हैं, लेकिन सारे गलत काम को टॉट नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ गलत काम को हम सिविल रॉन्ग बोलते हैं और कुछ गलत काम को क्रिमिनल रॉन्ग। दोनों का डिफरेंस समझा, दोनों को क्या मतलब है, दोनों क्यों एक दूसरे से अलग है ये समझा। फिर मैंने आप लोगों को बताया कि हर सिविल रॉन्ग भी क्या होता है, टॉट नहीं होता है, लेकिन कुछ सिविल रॉन्ग ही होते हैं जो क्या बनते हैं, टॉट। Tort is not crime, tort is not breach of contract और breach of ट्रस्ट। इन सारी बातों को आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर मैंने आप लोगों को बताया कि लिमिटेशन एक्ट जो है वो भी टॉर्ट को इसी तरीके से डिफाइन करता है। Then we have completed the one very important area of this chapter, that is tort तभी होगा जब तीन कंडीशन पूरी होगी। पहला, गलत काम होना चाहिए। दूसरा, उस गलत काम से डैमेज होना चाहिए, लीगल डैमेज होना चाहिए, लीगल डैमेज या लीगल इंजरी होना चाहिए। और लास्ट और थर्ड, उसके लिए क्या होनी चाहिए, कोई ना कोई लीगल रेमेडी होनी चाहिए। अगर ये तीन कंडीशन पूरी होती है तो हम क्या बोलते हैं, टॉर्ट हो गया। गलत काम का मतलब किसी का रेपुटेशन खराब करना, प्रॉपर्टी हार्म करना, फ्रीडम खराब करना, किसी की बॉडीली सेफ्टी के साथ छेड़खानी करना, इसको हम लोग बोलते हैं रॉन्गफुल एक्ट। लीगल डैमेज का मतलब होता है इंजीरिया साइन डैमनम, जहां पे डैमेज हुआ है या नहीं हुआ है नहीं मतलब है, लेकिन लीगल इंजरी हुई, लीगल राइट छीने गए, लीगल राइट का इन्वेजन हुआ, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, लीगल डैमेज। और लीगल रेमेडी भी होनी चाहिए। टॉर्ट में जो रेमेडी होती है वो होती है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। जैसे कि अगर कोई ड्रंक होके हमारी क्लासरूम में आ जाए तो हम लोग उसको फोर्स यूज करके गार्ड को बुलवा के उसको क्लास से बाहर निकलवा देंगे। किसी की ब्रांच अगर मेरे घर में आके मुझे डिस्टर्ब करे तो उसकी ब्रांच को मैं काट सकती हूँ। ये सारी चीजें हम लोगों ने समझी। फिर हम लोगों ने समझा टाइप्स ऑफ टॉर्ट्स, टॉर्ट्स के टाइप समझे। तो टॉर्ट का जो सबसे पहला टाइप है और जो सबसे मजेदार भी है, बैटरी। बैटरी का मतलब क्या होता है, फोर्स यूज करना। जब हम किसी पे फोर्स यूज करते हैं इसी को हम लोग बोलते हैं बैटरी। क्या बहुत जोर से फोर्स की जरूरत है, या फिर किसी को अगर चोट लग रही है तो बहुत जोर से लगेगी तभी बैटरी है? नहीं, फोर्स अगर थोड़ा भी हो, मैंने इसमें बिग बॉस का एग्जांपल दिया था कि हल्का सा भी धक्का किसी को पुश कर देते हैं तो सलमान खान बहुत भड़क जाते हैं। क्यों? क्योंकि बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रिगर करवाना। ये हम लोगों ने समझा बैटरी का मतलब। असॉल्ट, असॉल्ट का मतलब होता है किसी को डराना। क्यों डराना? उसको इसलिए डराना, उसको ये बोलना कि मैं तुम पे बैटरी यूज करूंगा, है ना। जैसे किसी पे लोडेड गन पॉइंट आउट करना ताकि उसको डर लगे कि आदमी मेरे को मार सकता है, शूट कर सकता है ना। तो असॉल्ट एक अप्रहेंशन है, हम सामने वाले के दिमाग में डर क्रिएट करते हैं कि आई विल बी यूजिंग बैटरी अगेंस्ट यू, इसको बोलते हैं असॉल्ट। जितनी भी बैटरी होती है, मतलब जब भी हम किसी पे फोर्स यूज करेंगे ऑफ कोर्स वहां पे असॉल्ट होगा ही होगा। डरेंगे, जब भी किसी को मारोगे या फोर्स यूज करोगे वो डरेगा पहले। लेकिन एक बैटरी ऐसा है जिसमें असॉल्ट नहीं होता है, हिट फ्रॉम बिहाइंड। जब हम किसी को पीछे से मारते हैं तो उसको डरने का मौका ही नहीं मिलता है, डायरेक्ट बैटरी यूज हो जाती है। नेक्स्ट हमने किया टाइप ऑफ टॉर्ट में बॉडीली हार्म। क्या? जब हम किसी को फिजिकल हार्म पहुंचाते हैं, किसी की बॉडी को फिजिकली अगर हम लोग हार्म करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्ड नंबर ऑफ टाइप ऑफ टॉर्ट। नेक्स्ट इज किसी को हम लोग विदाउट लीगल जस्टिफिकेशन क्या करते हैं, चार दीवारी के अंदर कन्फाइन करते हैं, उसको बेफालतू का रूम में बंद कर देते हैं, बोलते हैं ये शहर या ये घर छोड़ के तुम नहीं जा सकते हो। कन्फाइन करना और विदाउट लीगल जस्टिफिकेशन, ये भी एक टाइप ऑफ टॉर्ट है। मैलिसिशियस प्रोसिक्यूशन, किसी पे झूठा केस करना उसके रेपुटेशन को डैमेज करने के लिए, प्लेंटिफ को उसकी वजह से लॉस हुआ हो, डिफेंडेंट ने मैलिसिशियसली काम किया हो, इसको हम लोग बोलते हैं मैलिसिशियस प्रोसिक्यूशन। फिर हम लोगों ने टाइप ऑफ टॉर्ट में पढ़ा नर्वस शॉक, किसी को कुछ ऐसा दिखाना है, उसके सामने कुछ ऐसा एक्ट करना जिससे वो इमोशनली डिस्टर्ब फील करे, डर जाए या फिर बहुत दुखी फील करे। नर्वस शॉक हम लोग इसी को बोलते हैं। नेक्स्ट वी हैव डन डिफेमेशन, किसी के रेपुटेशन पे अटैक करने को डिफेमेशन बोलते हैं। डिफेमेशन दो तरीके से होता है, लिबल एंड स्लैंडर। लिबल जो होता है वो परमानेंट होता है, जैसे कि रिकॉर्डेड वर्ड्स है ना, रिटन वर्ड्स, पिक्चर।
और स्लैंडर क्या होता है, जो टेम्पररी होता है ना, जैसे कि बोली हुई बातें, ये क्या होती है, टेम्पररी होती है। बट दोनों ही इंडिया में क्या है, क्राइम है अंडर इंडियन पीनल कोड सेक्शन 499, लेकिन लिबल ज्यादा सीवियर होता है। फिर हम लोगों ने किया रेमेडीज इन टॉर्ट्स, है ना। रेमेडीज में हम लोगों ने क्या क्या किया, दो तरीका है रेमेडी लेने का, या तो कोर्ट जाओ या खुद से सलट लो। जब हम कोर्ट जाते हैं तो हम डैमेज मांग सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं मेरी प्रॉपर्टी वापस दिलवा दो, या फिर इंजंक्शन ऑर्डर पास करने बोल सकते हैं कि इसको रोको इस काम से। जब खुद करेंगे तो क्या क्या कर सकते हैं, खुद को सेल्फ डिफेंस करने के लिए कुछ कर सकते हैं, ट्रेसपास बनवा सकते हैं। अगर किसी ने मेरी लैंड को जबरदस्ती ले लिया तो उस लैंड को री एंट्री कर सकते हैं, लैंड वापस ले सकते हैं। किसी ने गुड्स ले लिया तो गुड्स वापस अक्वायर कर लेंगे। कोई अगर मेरे को डिस्टर्ब कर रहा है, जैसे कि किसी के ट्री की ब्रांचेस, अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस, तो मैं उसकी ब्रांचेस को कट कर सकती हूँ। और डिस्ट्रेस डैमेज फीजेंट, अगर कोई कैटल है सामने वाली की बकरी मेरे खेत में आके मेरा खेत पूरा खराब कर दी, तो या तो मैं कैटल को रख लूंगी या बोलूंगी तब तक कैटल नहीं दूंगी जब तक मेरा लॉस तुम कॉम्पनसेट नहीं कर देते हो। ये था हमारा रेमेडी अंडर टॉर्ट्स। मैंने जितने भी टाइप ऑफ टॉर्ट्स पढ़ा है ना, ध्यान रखना कि वो तीनों कंडीशन को पूरा करते हैं, वो गलत भी है, वो लीगल डैमेज भी है, और उसके लिए लीगल रेमेडी भी है, इसीलिए हम लोग उसको टॉर्ट्स में काउंट करते हैं। अब हम लोग टॉर्ट्स का एक और बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा आज करेंगे, दैट इज मेंस रिया। आप लोग जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लो जिन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया है, so that we can discuss the remaining part of torts. चलो अभी हम लोग करेंगे टॉर्ट्स में न्यू पोर्शन आज का, दैट इज मेंस रिया। मेंस रिया का मतलब क्या होता है, मेंस रिया का मतलब होता है गिल्टी माइंड, है ना। कुछ भी गलत करते हैं तो ऑफ कोर्स एक माइंड होता है, एक इंटेंशन होता है गलत, जिससे हम लोग गलत करते हैं। लेकिन सारे टॉर्ट के लिए गिल्टी माइंड देखेंगे क्या, जैसे कि जब भी कोई कोर्ट में बात चलती है कि किसी ने गलत किया, तो हम लोग उसका क्या चेक करते हैं कि क्या उसका इंटेंशन था, गिल्टी माइंड चेक करते हैं, है ना। लेकिन हर टॉर्ट में गिल्टी माइंड का होना जरूरी नहीं होता है। मेंस रिया एक मैक्सिम है जिसका नाम मतलब है गिल्टी माइंड। ये एक प्रिंसिप, एक मैक्सिम से आया जो क्या है, एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंस सिट रिया। इसका मतलब होता है द एक्ट इटसेल्फ क्रिएट नो गिल्ट इन द एब्सेंस ऑफ गिल्टी माइंड। तो गिल्टी माइंड का होना जरूरी है। बट कुछ टॉर्ट्स ऐसे हैं जहां पर इवन इफ गिल्टी माइंड नहीं है फिर भी उसको टॉर्ट मानेंगे, फिर भी उसको गलत मानेंगे। ये बहुत बड़ी बात है कि मतलब मैंने इंटेंशन से नहीं किया, मेरा ऐसा कोई गिल्टी माइंड नहीं था, बट फिर भी क्या मानेंगे, गलत मानेंगे, फिर भी उसको क्या मानेंगे, टॉर्ट मानेंगे, है ना। तो ये हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो भी जिससे भी गलती होती है, जिसको हम लोग डिफेंडेंट बोलते हैं, वो हमेशा गलत पाया जाएगा। तुम्हारा गिल्टी माइंड था या नहीं था, मेंस रिया था या नहीं था, नहीं भी था इंटेंशन फिर भी तुम गलत। तो डिफेंडेंट इज लाइबल इवन दो विदाउट इंटेंशन और नेग्लिजेंस। उसने कोई नेग्लिजेंस नहीं किया, इंटेंशन नहीं था, भूल से हो गया, है ना, लेकिन फिर भी हम लोग डिफेंडेंट को क्या मानेंगे, लाइबल। एक गाना भी आया था ना, गलती से मिस्टेक, है ना। तो बेसिकली इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। सुनना, ये कब कब होता है, तीन केस में। पहला, इनएविटेबल एक्सीडेंट, जब हम किसी को डैमेज कर दिए या मेरी प्रॉपर्टी से कोई ऐसा सब्सटेंस एस्केप होके दूसरे की प्रॉपर्टी में पहुंच गया जिससे दूसरे का बहुत हार्म हो गया, या मेरे लैंड पे कुछ ऐसा रखा हुआ था जो कहीं और बहकर लीक होकर चला गया और दूसरे को डैमेज हो गया, मैं चाहती तो नहीं थी, ये भूल से हो गया, इसको बोलते हैं इनएविटेबल एक्सीडेंट, बट ये टॉर्ट माना जाता है। नेक्स्ट, लाइबिलिटी फॉर इनएविटेबल मिस्टेक। आप मजाक मजाक में या एकदम मिस्टेक से किसी की रेपुटेशन और प्रॉपर्टी को खराब कर दिए तो भी क्या होगा, उसको टॉर्ट मानेंगे। और विकेरियस लाइबिलिटी फॉर रॉन्गफुल कमिटेड बाय अदर्स। हम लोग जानते हैं एजेंट गलत करे तो प्रिंसिपल गलत, सर्वेंट गलत करे तो मास्टर गलत, एम्प्लॉय गलत करे तो एम्प्लॉयर गलत, तो इसी को बोलते हैं विकेरियस लाइबिलिटी, करे कोई और भरे कोई और। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। एक बहुत फेमस केस लॉ है रेलैंड वर्सेस फ्लेचर। सुनना, इसमें क्या हुआ, जो एक मिल ओनर थे मिस्टर बी, ठीक है,
अब उनके मिल ओनर के नीचे उनको एक वाटर के लिए एक टैंक टाइप का बनाना था, वाटर रिजर्वर जिसको बोल सकते हो। तो उन्होंने एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया और बोला कि मेरे मिल के नीचे एक वाटर रिजर्वर बना दो, ठीक है, जिससे हाँ वाटर पूरा रिजर्व होगा, जैसे टैंक वैंक बनाते हैं ना। वो कॉन्ट्रैक्टर बोला ठीक है, उसने सारा कुछ मेजरमेंट ये सब किया और उसने वाटर टैंक बना दिया। लेकिन इस मिल के जस्ट बगल में एक कोल माइन था, ठीक है। और ये वाटर रिजर्वर जो बनाया गया, इसमें कुछ गलतियां हो गई या फिर वो जमीन ऐसी थी जिससे वो पानी लीक हो के कोल माइन पहुंचने लग गया। अब ये जो कुछ गलतियां थी या कुछ डिफेक्ट था उस अर्थ में, वहां की जमीन में, वहां के पानी स्टोर करने की जगह पे, उससे क्या हुआ, वो शेफ सारे बर्स्ट आउट हो गए और प्लांट जो बगल वाली पार्टी थी उसके कोल माइन में पानी भर गया। अब सुनना, यहाँ 3 लोग हैं, एक कोल माइन वाला बंदा, एक मिल ओनर और एक उसने जिसको बुलाया वाटर टैंक रिजर्वर बनाने के लिए। गलती यहाँ पे उसकी थी जिसने वो टैंक बनाया, मतलब इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। अब ये केस गया कोर्ट में, जो कोल माइन वाला बंदा था उसने केस किया कि इनके वाटर टैंक बनाने की वजह से मेरा पूरा कोल माइन खराब हो गया। तो प्लांटिफ का कहना था कि इनकी वजह से हुआ है तो इनको लाइबल बनाया जाए, लेकिन मिल ओनर ने बोला कि ये मैंने नहीं बनाया, ये मेरे कॉन्ट्रैक्टर ने बनाया और मुझे इस बात का कोई नॉलेज भी नहीं था। मतलब मेरा गिल्टी माइंड बिल्कुल नहीं था, मैं बिल्कुल भी क्या था, गिल्टी माइंड में नहीं था, मैंने गलत इंटेंशन से ऐसा कुछ नहीं किया। तो उसने कोर्ट को बोला, मिल ओनर ने कोर्ट को बोला तुम कॉन्ट्रैक्टर को गलत ठहराओ, लेकिन नहीं, लॉ ने बोला जिसका वो रिजर्वर, जिसका वो टैंक, उसके ऊपर जिसका कंट्रोल, वही क्या होगा, लाइबल होना चाहिए, वही क्या होना चाहिए, लाइबल होना चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। इवन इफ तुमने ऐसा सोचा नहीं, इवन इफ तुम्हारा ऐसा इंटेंशन नहीं, इवन इफ तुम्हारा माइंड ऐसा नहीं, बट गलती तो हुई और किसी का खराब बर्बादी भी हो गया, जैसे कोल माइन वाले का हुआ। तो नेचुरल लॉ के हिसाब से किसको आंसरेबल बनाया गया, जिसकी प्रॉपर्टी से सामान लीक होके गया, है ना। जैसे कि मानो मैं अपने छत पे मिर्च का पाउडर रखती हूँ सुखाने के लिए, एक बार तेज की आंधी चलती है और पूरा मिर्च का पाउडर अगल बगल के पड़ोसियों के आंख में चला जाता है उड़ उड़ के, तो इस केस में कौन लायबल होगा, मैं। क्यों? क्योंकि मिर्च का पाउडर छत पे रखने की जगह नहीं है और मैंने सोच के ऐसे नहीं किया कि चलो सारे पड़ोसी की आंख फोड़ देती हूँ, मिस्टेक से हो गया मेरे से, मेंस रिया नहीं था, मेरा गिल्टी माइंड नहीं था, लेकिन फिर भी हुआ, लेकिन यहाँ पे टॉर्ट होगा और मैं लाइबल बनूंगी। यही है केस लॉ, रेलन वर्सेस फ्लेचर। अब किसी भी बात को स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी बताने के लिए कि हाँ यहां पर वही गलत है जिसकी प्रॉपर्टी से कोई सामान स्केप होके गया है, इसके लिए 2 कंडीशन बनाए गए। कितने? 2 कंडीशन पूरे अगर होंगे 1 एंड 2, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये एब्सोल्यूट और स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का केस है। और यहाँ पे माइंड इंटेंशन देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली उसको क्या ठहरा दो, गलत ठहरा दो। पहला पहला जिसकी प्रॉपर्टी से कुछ उड़ के या स्केप होके निकला, जैसे पानी या फिर मिर्च पाउडर, उस प्रॉपर्टी पे डिफेंडेंट का या तो काम चलता है या डिफेंडेंट का कॉन्ट्रैक्ट कंट्रोल है ना। तो कौन लायबल होगा, कौन लायबल होगा, डिफेंडेंट, मतलब हमारे एग्जांपल में मिल ओनर, ये था पहला कंडीशन। और दूसरा, उस लैंड का अगर नॉन नेचुरल यूज होता है, जैसे कि आपका मिल था और आप नीचे आप जो वाटर रिजर्वर बनाए वो नेचुरल यूज नहीं है ना, या फिर जैसे मैंने मिर्च का पाउडर छत पे रखा तो ये नेचुरल यूज नहीं है, तो डिफेंडेंट लायबल होगा अगर वो क्या करे, नॉन नेचुरल यूज करे, उस लैंड पे नॉन नेचुरल यूज करे, है ना। तो ये 2 कंडीशन होनी चाहिए स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी के लिए। मैं स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी को बोल सकती हूँ एक्सेप्शन ऑफ मेंस रिया, मतलब यहाँ मेंस रिया नहीं लगता है। लेकिन कुछ केस ऐसे हैं जहां पर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी नहीं लगेगा, है ना, जहां पर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का रूल नहीं लगेगा। कुछ एक्सेप्शंस ऐसे हैं, मतलब इवन इफ मेरे छत से मिर्च का पाउडर उड़ के गया बट मैं लाइबल नहीं होंगी। कब कब? सुनना जो मैं बोलूंगी पहले। फर्स्ट, जिसके घर पे उड़ के गया ना, मैंने उससे पूछ के रखा कि भैया जी मैं अपने छत पे मिर्च का पाउडर रख लो, और उसने हाँ किया कि आप आराम से रख लो। फिर उड़ के अगर जाएगा और उसकी आंखों में जाएगा तो वो मेरे पे केस नहीं कर सकता है, वो टॉर्ट नहीं बोल सकता है। क्यों? क्योंकि प्लेंटिफ का कंसेंट था। प्लेंटिफ मतलब दुखियारा। तो अगर प्लेंटिफ कंसेंट दिया था कि मैं डेंजरस थिंग तुमको रखने के लिए अलाउ करता हूं, तो फिर प्लेंटिफ जाके कोर्ट के सामने नाक नहीं रगड़ सकता है, ये याद रखोगे। नेक्स्ट, अगर वो स्केप मतलब जो प्रॉपर्टी से पानी लीक हुआ या मिर्च उड़ के गई, वो क्यों हुआ? प्लेंटिफ की ओन डिफॉल्ट की वजह,
प्लेंटिव की गलती की वजह से। अगर प्लेंटिव गलत नहीं होता तो मेरे छत से वो पाउडर नहीं उड़ता, है ना। जैसे कि मेरे छत पे पाउडर था, मैं अच्छे से उसको ग्लास के अंदर अच्छे से सुखाई थी कि उड़ के भी कहीं नहीं जाए, लेकिन हमारे पड़ोसी जी एक दिन आए और उसके ग्लास को अपने छत से मेरे छत पे आकर हटा दिए, और फिर वो मिर्च का पाउडर उड़ के उनकी आंखों में चला गया। तो ये तो उनकी खुद की गलती है, मैं क्यों लायबल हो जाऊं? सिर्फ मैं इसलिए लायबल हो जाऊं कि मेरे प्रॉपर्टी पे था? नहीं, ये एक्सेप्शन है। तब वो कौन लायबल होगा? प्लेंटिफ खुद। तब मेरे को गलत नहीं ठहराया जाएगा। इसका एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है। एक कंपनी है, ग्लास बनाती है, सन ग्लासेस। उसने स्पिरिट, आप समझते हैं स्पिरिट क्या होता है? पानी जैसा होता है। उसने कुछ स्पिरिट अपनी कंपनी में स्टोर करके रखा है, सन ग्लास बनाने में यूज होता है, और उसको अच्छे से डब्बे के अंदर पैक वैक करके रखा है। एक चोर उस फैक्ट्री में जाता है चोरी करने के इंटेंशन से। वो जाता है, लेकिन चोर बहुत बार होता है लोगों के अंतर आत्मा की आवाज आ जाती है। उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसके अंदर से आवाज आई और उसने सोचा कि नहीं, मैं चोरी नहीं करता हूँ, और वो चोरी के आइडिया को ड्रॉप करके फैक्ट्री से बाहर जाने लग गया। तभी उसको वो जार दिखा जिसमें स्पिरिट लगा था, और उसको लगा वो पानी है, और उसने पानी समझ के पी लिया। ऑफ कोर्स हॉस्पिटलाइज्ड हो गया, ऑफ कोर्स हॉस्पिटलाइज्ड हो गया। बच कैसे गया हम लोग तो वो सोच रहे हैं। तो हॉस्पिटलाइज्ड होने के बाद उसने केस किया कि ये फैक्ट्री की गलती है कि उसने इतना हजार्डस सब्सटेंस या ऐसा सब्सटेंस अपने फैक्ट्री में रखा है। तो कोर्ट ने बोला नहीं, ये एक्सेप्शन है, यहाँ पर तुम गलत हो, तुमने पिया है पानी, ये तुम्हारी गलती है। पानी समझ के, स्पिरिट को पानी समझ के पी गए तुम लोग, ये गलती मत करना, एकदम पानी जैसा लगता है। तो बेसिकली जब आप खुद कूदोगे, खुद गलत करोगे, तो तुम गलत होगे, हम लोग डिफेंडेंट को गलत नहीं बताएंगे। तो मैंने अभी तक स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का मतलब बताया, जहां पे माइंड इंटेंशन देखने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी प्रॉपर्टी से कुछ उड़ा, कुछ लीक हुआ और मेरे को हार्म किया, तो हम तुमको गलत ठहराएंगे। लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शन है, जब प्लेंटिफ कंसेंट दिया था, या प्लेंटिफ की खुद की गलती है, नेक्स्ट, या थर्ड पार्टी की गलती है, थर्ड पार्टी की वजह से वो पानी लीक होके गया है, तो भी क्या होगा? मैं लायबल नहीं होऊंगा। जैसे सोचो, मैंने मिर्च का पाउडर रखा, सब कुछ ठीक चल रहा था, मिस्टर शर्मा जी एक दिन मेरे छत पे आए और उन्होंने फैन चला दिया, सारा मिर्च का पाउडर उड़ के चला गया। तो इसमें ना मेरी गलती, ना बगल वाले पड़ोसी की गलती, गलती उसकी जिसने आके फैन चलाया। तो अगर थर्ड पार्टी की भी गलती है तो मैं लायबल नहीं हूं। नेक्स्ट, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। बहुत बार पब्लिक बॉडी, गवर्नमेंट बॉडी तुमको बोलती है वाटर रिजर्व, गैस स्टोर, ये सब करने के लिए, तो या फिर वो खुद भी करते हैं, उस केस में अगर कुछ भी होता है तो लायबल वो लोग नहीं हो। नेक्स्ट, एक्ट ऑफ गॉड। अगर कोई डिजास्टर आ गया, अगर कोई बड़ी आपदा आ गई, उसकी वजह से ऐसा कुछ हुआ, जैसे साइक्लोन ही आ गया, सब उड़ जाएंगे, मिर्च का पाउडर बच जाएगा क्या? नहीं, उस केस में मैं लायबल नहीं हूं। क्यों? क्योंकि ये एक्ट ऑफ गॉड है। नेक्स्ट, डैमेज ड्यू टू नेचुरल यूज ऑफ लैंड। मैं एकदम वाटर लैंड का नेचुरल यूज कर रही हूँ, इस लैंड पे घर बनना चाहिए, मैं घर बनवा रही हूँ। अब घर बनाते बनाते कुछ ऐसा हुआ कि बगल वाले पड़ोसी को डैमेज हो गया, तो मैं इसको टॉट नहीं मानने दूंगी। क्यों? क्योंकि वो मैं नेचुरल यूज कर रही थी। हर कोई अपने छत पे घर पे पानी का टंकी बैठाता है, मैं भी बैठाई, एक दिन अचानक से पानी का टंकी लीक किया और पड़ोसी के घर में पानी भर गया, क्या मैं लायबल होंगी? नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो मैं नेचुरल यूज कर रही थी, अगर कुछ हुआ तो मैं लायबल नहीं होने वाली हूँ। ये हमारे कुछ केस थे, कुछ एक्सेप्शंस थे, किसके? स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लायबिलिटी। ठीक है, तो स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लायबिलिटी क्या होता है? जहां पे हमें गिल्टी माइंड देखने की जरूरत नहीं है ना। जहां पे अगर किसी भी पर्सन के घर से या प्रॉपर्टी या लैंड से कुछ स्केप होके गया और दूसरे को हार्म किया, तो वो पर्सन लायबल होगा जिसकी प्रॉपर्टी से गया, है ना। और सामने वाले को क्या हुआ? हार्म भी हुआ। और लैंड का वो नॉन नेचुरल यूज कर रहा था, छत पे ऐसे मिर्च का पाउडर नहीं सुखाना चाहिए। बट इसका कुछ एक्सेप्शंस है, प्लांटिफ खुद हाँ किया, प्लांटिफ की ही गलती है, थर्ड पार्टी की गलती है, भगवान की गलती है, एक्ट ऑफ गॉड, है ना। या फिर नेचुरल यूज कर रहे थे लैंड का, फिर कुछ हो गया तो मुझे पता थोड़ी ना था। या फिर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, लॉ खुद स्टोर करती है वाटर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, अब कुछ लीक हो जाए तो हम लोग किसी को गलत नहीं ठहराएंगे। ये हम लोगों ने पढ़ा एक्सेप्शन ऑफ एब्सोल्यूट और स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। तो टॉर्ट्स में अभी तक क्या क्या हो चुका है, लास्ट से बताती हूँ। रेमेडी हो चुका है, टाइप ऑफ टॉर्ट्स हो चुका है, मेंस रिया हो चुका है, डिफरेंसेस हो चुका है, कंडीशन हो गया, स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी हो गया, और इसका एक्सेप्शंस हो गया।
हम लोग 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, ब्रेक लेने के बाद इस चैप्टर को कंप्लीट आज ही खत्म कर देंगे। तो टॉट्स का आज ये लास्ट सेशन है जिसमें आप लोग पूरा टॉट्स अच्छे से रिवाइज करोगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप लोगों का टॉट के सेशन में स्वागत है। अभी हम लोगों ने टॉट्स में बहुत सारे पॉइंट्स कवर कर लिए और ये हमारा लास्ट पार्ट होगा, इसके बाद टॉट्स खत्म। यस, ओनली इन 2 सेशन वी हैव कवर्ड टॉट्स। बहुत बड़ी अचीवमेंट है, तो आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज करना। अभी हम लोग टॉट्स का जो लास्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, 2 बेसिकली मेन टॉपिक बाकी है और जो बड़े मजेदार भी हैं, एकदम आसान से है। जो भी टेक्निकल था वो ऑलरेडी हम लोग शुरुआत में ही कवर कर चुके हैं। अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि मेंस रिया का मतलब होता है ब्रेक के पहले गिल्टी माइंड, लेकिन हर टॉट्स के लिए गिल्टी माइंड का होना जरूरी नहीं है। मतलब इवन इफ अगर आपका गिल्टी माइंड नहीं था, इंटेंशन नहीं था, फिर भी टॉट माना जाएगा। इसके एक्सेप्शंस हमने पढ़े, एब्सोल्यूट और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। मैंने आपको बताया जब हमारे प्रॉपर्टी से, हमारे लैंड से कुछ स्केप होके चला जाए और दूसरे को हार्म करे, दूसरे को लीगल डैमेज कर दे, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? टॉट बिल्कुल बोलेंगे। मैंने आपको इसका केस लॉ भी बताया, रेलन वर्सेस फ्लेचर का, और मैंने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू भी इसको पूरा एक्सप्लेन किया। फिर हम लोगों ने इसके एक्सेप्शंस किए कि बहुत बार क्या होता है, हमारे लैंड से कुछ चला जाए, स्केप हो जाए, बट फिर भी मैं लायबल नहीं होऊंगा। क्यों? अगर प्लेंटिफ की गलती थी, प्लेंटिफ ने कंसेंट किया, थर्ड पार्टी की गलती थी, एक्ट ऑफ गॉड है, लॉ हमें ऐसा करने बोलता है। जैसे लॉ खुद भी बहुत बार वाटर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी ये सब स्टोर करता है पब्लिक के बेनिफिट के लिए, यूज के लिए। उस केस में क्या होता है, अगर कुछ ऐसा हो जाए तो फिर हम लोग लॉ को गलत नहीं बोलते हैं। या फिर मैंने आपको बताया, अगर हम लोग लैंड का नेचुरल यूज कर रहे हैं, मतलब मेरे को यहाँ पे खेती करना है, यहाँ पे खेती ही होती थी, तो अगर मैं खेत बनाई, सब कुछ की, और वो पानी लीक होके दूसरे के लैंड पे चला गया, तब मैं लायबल नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि मैंने तो लैंड का नेचुरल यूज किया ना, मिल ओनर की तरह जबरदस्ती लैंड पे वाटर रिजर्व नहीं किया, तो ये नेचुरल यूज था, है ना। तो ये सारे केस में हम लोगों ने क्या पढ़ा? स्ट्रिक्ट लायबिलिटी होल्ड नहीं होगी। फिर एक और एग्जांपल दिया कि मैंने अपने, एक कंपनी है वो सन ग्लासेस बनाती है, स्पिरिट स्टोर किया और एक चोर आया, वो चोरी का इंटेंशन से, फिर वो उसको पानी समझ के पी गया, तो इस केस में चोर की गलती है, प्लेंटिफ की खुद की गलती है। अब मैं आपको एक बताने जा रही हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत छोटा सा है। बुक देखकर लगेगा मैम कितना बड़ा पैराग्राफ है, ऐसा सच कुछ नहीं है। सुनो, अभी जो मैं बताने जा रही हूँ ना, ये तब अप्लाई होता है जब आप अपनी प्रॉपर्टी पे कुछ हैजार्डस, कुछ डेंजरस, कुछ लाइफ थ्रेटनिंग सब्सटेंस रखते हो, जैसे कि बारूद, कोई बहुत हैजार्डस केमिकल, स्पिरिट उसमें नहीं आता है। उस केस में कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया? उस केस में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था कि मैं कोई किंतु परंतु नहीं देखूंगा, मैं कोई एक्सेप्शन नहीं दूंगा, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में दी, यहां पर तुम ही लायबल होगे, चाहे एक्सेप्शंस था या नहीं था। कब? अगर मैं अपने लैंड पे क्या रखूं? हैजार्डस या फिर इनहेरेंटली डेंजरस प्रोडक्ट, लाइफ थ्रेटनिंग प्रोडक्ट, ऐसा कोई सब्सटेंस जो बहुत ज्यादा खतरनाक है ना, लाइफ के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है। उस केस में देयर इज नो एक्सेप्शन, यू विल बी लायबल एब्सोल्युटली, यू विल बी लायबल एब्सोल्युटली। यही लिखा इस पैराग्राफ में, यही होता है एब्सोल्यूट लायबिलिटी। एब्सोल्यूट का मतलब आप लोगों को पता है, जिस केस में कोई भी किंतु परंतु नहीं है, नो बट ऑब्वियस, यू विल बी लायबल एब्सोल्युटली। यही है वो केस जहां पर आप क्या हो जाओगे? एब्सोल्युटली लायबल, है ना। तो यहां पर यही सारी बात इसमें लिखी गई कि जो रेलन वर्सेस फ्लेचर में हम लोगों ने बाद में एक्सेप्शन दिए, वो यहाँ पे एक्सेप्शंस आपको नहीं मिले, है ना। ये कौन से केस में हुआ? एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। इस केस में ये कोर्ट ने डिसाइड किया कि अगर कोई कंपनी हैजार्डस या इनहेरेंटली डेंजरस प्रोडक्ट रखती है जिससे लाइफ को, हेल्थ को बहुत ज्यादा थ्रेट है ना, तो उसको इंश्योर करना पड़ेगा कि वो सेफ्टी मेजर लेके चले। अगर वो सेफ्टी मेजर हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ सेफ्टी लेकर नहीं चलती है, कुछ भी हुआ हो, एक्ट ऑफ गॉड हो, लॉ की वजह से हो, प्लेंटिफ की वजह से हो, प्लेंटिफ ने हाँ किया हो, कुछ भी हो, हम नहीं देखेंगे। हम लायबल किसको ठहराएंगे? जिसके प्रॉपर्टी पे वो सामान है।
Enterprise must be absolutely liable and it should be no answer to the enterprise कि इसने बहुत केयर किया ये वो, हम कुछ बोलने का मौका नहीं दें. You will be liable. तो यहां आप क्या बन जाते हो? Absolutely liable. ये हमारा एक था. अब इस चैप्टर का द लास्ट टॉपिक एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. यस, यहां पर भी वही बात लिखी गई कि इंडिया में यही रूल है कि हम लोगों को एक्सेप्शंस को प्रूफ करने की जरूरत भी नहीं है. अगर आप हजार्डस प्रोडक्ट रखते हो, लाइफ थ्रेटनिंग प्रोडक्ट रखते हो, यू विल बी एब्सोल्युटली लायबल. अब हम लोग करेंगे लास्ट टॉपिक, विकेरियस लायबिलिटी. क्या मतलब होता है विकेरियस लायबिलिटी का? सुनना. विकेरियस लायबिलिटी का मतलब होता है करे कोई और भरे कोई और. क्या बोला मैंने? करे कोई और भरे कोई और. बहुत सिंपल है. एम्प्लॉय की गलती के लिए एम्प्लॉयर गलत, सर्वेंट की गलती के लिए मास्टर गलत, एजेंट की गलती के लिए प्रिंसिपल गलत, एक पार्टनर की गलती के लिए बाकी पार्टनर्स गलत. ऐसा क्यों होता है? पहले सुनना. जो टॉट करता है ना उसको हम लोग टॉट फीजर बोलते हैं. उसको क्या बोलते हैं? टॉट फीजर. तो जनरली जो गलत करता है वही लायबल होता है. बट विकेरियस लायबिलिटी क्या बोलता है कि नहीं, करेगा कोई और लेकिन लायबल हम लोग किसी और को बनाएंगे. ऐसा क्यों? एक मैक्सिम है जो आपको क्लियर कर देगा ऐसा क्यों. क्वी फेसिट पर एलियम फेसिट पर से. इसका मतलब होता है ही, वो, who acts through another is acting himself. So the act of the agent is the act of principal. जैसे मैं अपने अगर सर्वेंट से काम करवा रही हूं तो वो काम मेरा है जो मैं किसी और से करवा रही हूं, तो उसकी गलती के लिए मैं ही लायबल रहूंगी. लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, ये सारी चीजें ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस होनी चाहिए. एम्प्लॉय गलत काम करता है अपने घर पे तो मैं क्यों लायबल होने चली जाऊं? मैं नहीं लायबल होंगी. जब वो बिजनेस के कोर्स में गलती करेगा तब मैं लायबल होंगी. तो एम्प्लॉय की गलत के लिए एम्प्लॉयर गलत, एजेंट की गलती के लिए प्रिंसिपल गलत, सर्वेंट की गलती के लिए मास्टर गलत, एक पार्टनर की गलती के लिए बाकी पार्टनर्स गलत. इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दिए. एक मैनेजिंग क्लर्क था एक फर्म का, जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में क्या किया, एक फ्रॉड किया एक लेडी के साथ. तो वो क्लाइंट जो है वो केस की फर्म पे. फर्म बोला हम थोड़ी ना गलत किए, वो एजेंट गलत किया. तो लॉ ने बोला वो एजेंट तुम्हारा था, वो एजेंट तुम्हारे लिए काम करता था, तो इस क्लाइंट को कॉम्पनसेशन तुम दो. तो ऐसे बहुत सारे केस हुए जो आपको केस लॉ बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं है. सब में यही लिखा हुआ है कि मास्टर गलत होगा अपने सर्वेंट की गलती के लिए, एजेंट की गलती के लिए प्रिंसिपल गलत, है ना? समझ आ रहा है? ठीक है. एम्प्लॉयर एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर. अब जैसे कि एक और बात समझना, मैं अपने घर पे एक बिजली वाले को बुलाई कि मेरा वायरिंग में प्रॉब्लम है भैया ठीक कर दो. अब वो कुछ अगर गलत करे तो मैं लायबल क्या? नहीं. क्यों? क्योंकि वो है इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, वो मेरा कोई सर्वेंट नहीं है, तो उसकी गलती के लिए मैं लायबल कभी भी नहीं कहलाऊंगी. कौन होगा लायबल? वो खुद, है ना? तो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है? एम्प्लॉय नहीं होता है, वो मेरा सर्वेंट नहीं है, वो मेरा एजेंट नहीं है, उसको इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं. उसको थोड़ी ना मैं सैलरी देती हूँ, तो उसकी गलती के लिए वो गलत. अब उसने वायरिंग ऐसी कि मेरे घर में आग लग गई, उस पे केस करूंगी, मैं थोड़ी ना लायबल हो जाऊंगी. ये होता है इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर. बट कुछ केस ऐसे हैं गलती इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की, बट गलत ठहराया जाएगा ओनर को, एम्प्लॉयर को. कब? जब एम्प्लॉयर ने या ओनर ने इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को खुद बोला टॉर्ट कमिट करने. जैसे मेरे घर बिजली वाला आया वायरिंग करने, मैं बोली बगल के जो शर्मा जी है ना बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, तुम क्या करो मेरा वायरिंग ऐसे करो कि उनके घर में भी ना शॉर्ट सर्किट हो जाए, कुछ ऐसा कर दो स्पार्किंग से या वैसे. उसने वैसा ही कुछ किया और वैसा ही हुआ. वो वायरिंग करके गया और शॉर्ट सर्किट हो गया उनके घर पे, कुछ स्पार्क चला गया. इस केस में मैं लायबल होंगी. क्यों? क्योंकि मैंने उस इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को बोला तुम टॉर्ट करो, तो मेरे बोलने पे उसने टॉर्ट किया. और एक तो आप लोग जानते हो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी. मिल ओनर वाला एग्जांपल याद है? रेलन वर्सेस फ्लेचर. गलती तो उसकी थी जिसने वाटर रिजर्वर बनाया, बट गलत तो हम लोग ठहराए, मिल ओनर गलत हुए थे. क्यों? स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के केस में वही गलत है जिसकी लैंड पे काम हुआ, जिसकी लैंड से वाटर लीक होके गया. और अगर एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर नेग्लिजेंट होता है ना, मतलब उसने कोई भूल चूक कर रहा है, वो ध्यान से काम नहीं कर रहा है, तो भी एम्प्लॉयर गलत. तो जब वायरिंग होता है तो मुझे इंश्योर करना चाहिए कि वायरिंग अच्छे से हुआ है. अगर उसके नेग्लिजेंस की वजह से किसी तीसरे को लॉस होगा तो मैं लायबल हो जाऊंगी, है ना? ये हमारा क्या था? टॉर्ट का विकेरियस लायबिलिटी. ठीक है.
टॉपिक। अब इसमें इसी बात को बहुत बार रिपीट करके लिखा है, एम्प्लॉयर इज नॉट लाइबल फॉर एक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। जनरली इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की गलती के लिए एम्प्लॉयर लाइबल नहीं होगा। क्यों गलत होगा? वो कभी लाइबल नहीं होगा, वो थोड़ी ना इसका एम्प्लॉय है, वो थोड़ी ना इसका सर्वेंट है। लेकिन तीन केस में एम्प्लॉयर गलत होगा। अगर वो बोलेगा कॉन्ट्रैक्टर को टॉर्ट कर दो, कुछ ऐसा कर दो बगल वाले को प्रॉब्लम हो जाए। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के केस में तुम मेरे लैंड पे वाटर रिजर्वर बनाए थे, मैं गलत होऊंगा, तुम्हारी नेग्लिजेंस के लिए भी मैं गलत होऊंगा। ये तीन केस है जब एम्प्लॉयर गलत होगा इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के काम के लिए। सर्वेंट की गलती के लिए कौन लाइबल होता है? हमें पता है, मास्टर। अब दो केस, या तो खुद एम्प्लॉयर ने कुछ गलत किया तो एम्प्लॉयर तो गलत होगा ही, या फिर कुछ रॉन्गफुल और अनऑथराइज्ड काम किसने किया? एम्प्लॉई ने। और उसको ऑथराइज किसने किया था? एम्प्लॉयर ने। एक सर्वेंट ने गलत काम किया और एम्प्लॉयर उसको ऑथराइज भी किया था, तो वो गलत काम की भी गलती किस पे आएगी? एम्प्लॉयर पे। और एम्प्लॉयर अगर खुद कुछ गलत करेगा तो कौन गलत होगा? एम्प्लॉयर। सर्वेंट क्यों गलत होगा? तो ऐसा सेंचुरी इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस नॉर्दर्न आयरलैंड रियल ट्रांसपोर्ट बोर्ड के केस में भी हुआ था। एक लॉरी थी, वो पेट्रोल ट्रांसफर करती थी, आया तो वहां पे एक एम्प्लॉय ने एक मैचस्टिक, सुट्टा फूकने के लिए मैचस्टिक फेंक दी वहीं पे, जिससे क्या हुआ? लॉरी में आग लग गई, पूरी आग चारों तरफ फैल गई, है ना, एक्सप्लोजन हो गया, बॉम्ब ब्लास्ट, है ना। इस केस में कौन गलत हुआ? कोर्ट ने इसमें एम्प्लॉयर को गलत ठहराया था, है ना, क्योंकि क्या हुआ, उस काम के लिए बेसिकली हम एम्प्लॉय को खड़ा किए थे हम, कि तुम देखना कि उससे पेट्रोल ढंग से ट्रांसफर हो जाए, है ना। तो उसने ऐसा काम किया, लेकिन गलत कौन होगा? एम्प्लॉयर, क्योंकि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ये काम हुआ था। The last and the very interesting topic, vicarious liability of the state। हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट का मतलब पढ़ा है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के गलत काम के लिए कौन लायबल होगा? सुनना, इसको लेकर दो बातें हैं। इंग्लैंड में इसको लेकर अलग पोजीशन है, अलग रूल है, और इंडिया में अलग है। इंग्लैंड में क्या है? सुनना, Crown is liable for the tort committed by its servant just like a private individual। एक वहां पे बेसिकली क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट है जो पास हुआ था, तभी बोल दिया गया था कि अगर कोई गवर्नमेंट का एम्प्लॉय, इंग्लैंड में गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर कुछ गलत काम करेगा तो गवर्नमेंट गलत हो, हमेशा वहां लाइबल कौन होगा? क्राउन। क्राउन का मतलब गवर्नमेंट, क्राउन का मतलब गवर्नमेंट। अब सुनना, इंडिया में क्या पोजीशन है? इंडिया में इंग्लैंड की तरह हम लोगों ने इस बात को टोटली अडॉप्ट नहीं किया। हम लोग ऐसा कभी भी नहीं बोलते कि एक सर्वेंट की गलती के लिए हमेशा गवर्नमेंट गलत होगा। अब गवर्नमेंट के दो टाइप के फंक्शन होते हैं, एक होते हैं सॉवरेन और एक होता है नॉन सॉवरेन। कॉन्स्टिट्यूशन में भी सॉवरेन पढ़े। सॉवरेन का मतलब होता है एक ऐसा काम जो सिर्फ गवर्नमेंट ही कर सकता है, जैसे पुलिस का काम, जैसे रेड का काम, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाला काम, ये कौन कर सकते हैं? सिर्फ गवर्नमेंट। और कुछ काम ऐसे होते हैं जो आम जनता भी कर सकती है, झाड़ू पोछा, कुछ भी इस टाइप का काम, खाना बनाना। तो बेसिकली अगर कोई सॉवरेन फंक्शन है, अगर सॉवरेन फंक्शन एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय कर रहा है और उससे कोई गलती होगी, तो इस केस में हम लोग गवर्नमेंट को गलत नहीं ठहराएंगे, इस गलत केस में वो एम्प्लॉय खुद गलत होगा। जैसे एक पुलिस अगर गलती करे ना तो गवर्नमेंट गलत नहीं होगी, पुलिस बने क्यों? इतना पढ़ाई लिखाई तुमको क्यों, है ना। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कुछ गलत करे तो उसका वही एम्प्लॉय गलत होगा जिसने गलत किया है, गवर्नमेंट गलत नहीं होगी। बट नॉन सॉवरेन फंक्शन में कौन गलत होगा? गवर्नमेंट। एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, उसने एक सर्वेंट को रखा, बोला यहाँ झाड़ू पोछा कर दिया करो, वो झाड़ू पोछा किया, उसने इतना स्लिपरी मतलब पोछा मारा कि कोई आया और फिसल के गिर गया और उसकी हड्डियां टूट गई, है ना, टॉर्ट हो गया। इस केस में कौन गलत होगा? सर्वेंट या गवर्नमेंट ऑफिसर? गवर्नमेंट ऑफिसर, गवर्नमेंट लाइबल होगा। तो इंडिया में हम देखेंगे फंक्शन सॉवरेन है या नॉन सॉवरेन। सॉवरेन तुमको पढ़ाई लिखाए हैं, तुम खुद गलत बनो, गवर्नमेंट गलत नहीं होगी। नॉन सॉवरेन में गवर्नमेंट ही गलत हो। तो विकेरियस लाइबिलिटी में तीन बातें होती है। रिस्पोंडेंट सुपीरियर मतलब लेट द प्रिंसिपल बी लाइबल, जो ऊपर का आदमी है उसको गलत ठहराओ, है ना। क्वी फेसिट पर एलियम फेसिट पर से, जो अपने थ्रू अपना काम किसी और से करवाता है वही लाइबल होगा। और सोशलाइजेशन ऑफ कॉम्पनसेशन, आपको ही कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। ये था हमारा टॉर्ट्स का कंप्लीट फुल फ्लेजेड रिविजन, जिसमें हमने कंप्लीट टॉर्ट्स को रिवाइज किया।
हम लोगों ने टॉर्ट्स का मीनिंग समझा, टॉर्ट्स के कंडीशन किए, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी किया, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, मेंस रिया का एक्सेप्शन है दोनों। फिर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का तो है एक्सेप्शन, बट एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का कोई एक्सेप्शन नहीं है। वो कब लगता है? हैजार्डस सब्सटेंस में, लाइफ थ्रेटनिंग सब्सटेंस में। फिर हम लोगों ने क्या किया? टाइप ऑफ टॉर्ट्स किया, बैटरी, असॉल्ट, ये सब। फिर टाइप ऑफ रेमेडी किया, कोर्ट के पास भी जाकर, कोर्ट के पास बिना पास भी जाकर हम रेमेडी ले सकते हैं। फिर हम लोगों ने क्या किया? विकेरियस लाइबिलिटी। फिर विकेरियस लाइबिलिटी में हम लोगों ने एक और चीज समझी कि इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के लिए वो खुद गलत होता है, लायबल होता है, लेकिन 3 केस में इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की गलती के लिए भी एम्प्लॉयर लायबल होगा। कब कब? जब मैंने उसको बोला टॉर्ट करो, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है, या फिर उसके नेग्लिजेंस के लिए। फिर हमने पढ़ा अगर गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में कुछ गलत हो तो कौन लायबल? तो इंग्लैंड में हमेशा क्राउन, हमेशा गवर्नमेंट लायबल होता है। इंडिया में देखेंगे सॉवरेन है या नॉन सॉवरेन। अगर सॉवरेन है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय खुद गलत होगा, नॉन सॉवरेन फंक्शन है तो गवर्नमेंट गलत होगी। ये था हमारा टॉर्ट्स का रिवीजन। आई जस्ट होप आप लोग भी इसी तरीके से इसको वापस से रिवाइज कर लोगे और अच्छे से एग्जाम अपीयर करोगे। बवाल एग्जाम होने वाले हैं। चलो, तो हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। आप लोग इसी तरीके से रिवीजन को कंटिन्यू रखना। थैंक यू ऑल ऑफ यू।